नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रेलवे पटरी चोरी के आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। रायपुर की 2 कंपनियों के सुपरवाइजर सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया का हुआ भव्य स्वागत। जनसंख्या बिल लागू करने की कही बात। केंद्रीय आम बजट पर जिले वासियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। भाजपा ने सराहा तो कांग्रेस ने लगाया आरोप। वार्ड नंबर 24 के वार्ड वासियों ने सड़क और बिजली की मांग की। अंधेरी सड़कों पर हो रही लूट की वारदात। 1 वर्ष की होगी युवा स्वाभिमान योजना। प्रदेश सरकार ने बदला योजना का प्रारूप। और क्षत्रिय मराठा कलाल समाज का आयोजन। 71 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रमुख डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का 1 फरवरी को बालाघाट जिले में भव्य स्वागत किया गया। सिवनी से लालबरा के रास्ते वारासिवनी होते हुए डॉक्टर तोगड़िया बालाघाट पहुंचे, जो उन्होंने शहर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सिवनी से लालबरा के रास्ते वारासिवनी होते हुए डॉक्टर तोगड़िया बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने शहर के गोंदिया रोड स्थित सिंधु भवन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बस सभी कार्यकर्ता को मिलकर हमारी बात कहना, उनकी बात सुनना, और देश में जनसंख्या नियंत्रण का कानून हो और 2 से ज़्यादा बच्चे पर प्रतिबंध लगे, ताकि भारत में हिंदू ही शरणार्थी न हो, उनका अभियान कार्यकर्ता को समझा कर खड़ा करवाना। जैसे अभी आपने अपने संबोधन में बताया नागरिकता संशोधन कानून के बारे में, क्या आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? हम कानून के समर्थन में हैं, पर पूछ रहे हैं कि पाकिस्तानी शरणार्थी हिंदुओं की चिंता की तो भारत के शरणार्थी कश्मीरी हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं की? उनकी घर वापसी क्यों नहीं करवाई? और पूरा देश का हिंदू शरणार्थी बनने वाला है तो जनसंख्या नियंत्रण का कानून क्यों नहीं बनाते हो? इतने प्रश्न पूछे। इससे पहले डॉक्टर तोगड़िया का वारासिवनी में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार 2 ने शनिवार को अपना दूसरा बजट पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट में कई ऐसे बदलाव किए जो सुस्त अर्थव्यवस्था के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। बजट में मोदी सरकार ने मुख्यतः 3 बातों पर फोकस किया है। ये 3 बातें भारत की आकांक्षा, आर्थिक विकास और एक दूसरे की देखभाल करने वाला समाज पर फोकस किया गया है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस बजट में लुभावनी बातों के अलावा कुछ नहीं होने का आरोप लगाया जा रहा है। केंद्रीय बजट देखे होंगे आपने कि आज भी बजट में सिवाय लुभावने बातों के अलावा कुछ नहीं किया। केंद्र में सरकार बनी थी, ये नरेंद्र मोदी जी ने बोला था हर साल 2 लाख युवाओं को हम रोजगार देंगे, और बजट में प्रावधान रहते हैं कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, लेकिन आज वर्तमान में बता दो कि कितने युवाओं को रोजगार मिला। आदिवासी को लुभावने की बातें करते हैं। आदिवासी क्षेत्र के अंदर जाके देख लें आप, आदिवासी क्षेत्र के विकास की जितनी योजना है पूरी की पूरी ढप पड़ी बैठी है। पूरी तरीके से ये जो बजट है ये उसी प्रकार का है जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धरातल में कुछ नहीं करते, सेम डिस्पोजिशन। अब इससे बड़ी बात क्या करेंगे, जो सरकार अंबानी को लेके चल रही है और अपना खुद का बीएसएनएल बेचने की कगार में खड़ी कर दी है, वो क्या डिजिटल करेगी? ये कहीं ना कहीं फिर किसी न किसी एक बड़े अंबानी को लाभ दिलाने के लिए कोई ना कोई योजना बनाए, और आप देखना हमारी पता नहीं कि कब ये बीएसएनएल को बेच देंगे और कब जाके प्राइवेट सेक्टर में आ जाएंगे और डिजिटल करने की बात करेंगे। इसके अलावा इस बजट में सरकार ने भारतीयों की आकांक्षा के तहत कृषि क्षेत्र और ग्रामीण भारत से लेकर स्वच्छ
हवा, पानी और शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की बात कही। तो वहीं आर्थिक विकास के तहत केंद्र सरकार इंडस्ट्री, निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर न्यू इकोनॉमी पर विशेष कार्य करने की बात कही। इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा बजट का स्वागत करते हुए टैक्स में छूट को बड़ी पहल बताया। मैं समझ रहा हूँ कि बजट जो है, एक तो व्यापारी के नाते तो मैं कहूँगा कि व्यापारियों के लिए बहुत ही लाभकारी। आपने जो टैक्स छूट किसी जमाने में हम बात करते थे, लेकिन मुझे लगता था वो कल्पना ही थी, लेकिन हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने और मोदी जी की सरकार ने उसको साकार करके दिखाया। पहले 2.5 लाख तक की जो छूट थी, 2.5 से 5 में 5% लगते थे। यदि 5 तक रहता था तो वो पूरी छूट थी, लेकिन 5 से ऊपर यदि इनकम चली जाती थी तो 2.5 से 5 तक में भी 5% टैक्स लगता था, और उसके बाद तो 20% टैक्स। लेकिन अभी जो किया है इन्होंने 5 तक तो पूरा फ्री, 7.5 में 10%, 7.5 से 10 तक 15%, और इस प्रकार से मैं व्यक्तिगत अपनी भी बात बताऊं तो पिछले बार से मुझे 40,000 रुपए की टैक्स में बचत हो रही है। ओवरऑल इस बजट में ऐसा कुछ विशेष उल्लेखनीय नहीं है कि व्यापार जगत को उससे बहुत ज़्यादा फायदा मिले। इनकम टैक्स के स्लैब को जो उन्होंने चेंज किया है उसका फ़ायदा नौकरी पेशा लोगों को और कुछ व्यापारिक वर्ग को जरूर होगा। बाकी जो मंदी का दौर चल रहा है उस दौर को देखते हुए उस दौर से बाहर निकलने के लिए कोई ऐसे उपाय देखने में समझ में नहीं आ रहे हैं। एक चीज़ जो बजट में है, इन्होंने अगले 5 वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में करने का बजट में प्रस्ताव किया है। यदि वो वास्तव में अमल में आ जाता है, उससे कुछ हद तक बेरोजगारी की समस्या, कुछ हद तक समस्या के समाधान में मदद मिलेगी, और वो जो पैसा मार्केट में आएगा उससे कुछ डिमांड बढ़ने की संभावना बन सकती है। सरकार के इस बजट में तीसरा फोकस बच्चों और महिलाओं के वेलफेयर से लेकर क्लाइमेट और पर्यावरण पर दिया गया है। इस बजट को लेकर जहां सत्ता पक्ष के लोग सरकार के कसीदे गढ़ रहे हैं, तो वहीं विपक्षी इस आम बजट की निंदा करते हैं। बात अगर हम आम नागरिकों की करें तो पेश किए गए इस आम बजट से आम नागरिक अनजान है। वहीं यह बजट कितना कारगर सिद्ध होगा, इस पूरे बजट को सरकारी कर्मचारी इनकम टैक्स में छूट को बड़ी राहत मानते हैं, और इस बात से उनकी खुशी भी जाहिर हो रही है। जैसे प्रारंभ से जो बजट का अपने देखे हैं, इसमें निश्चित है कि मैं मध्यम वर्गीय जो कर्मचारी हैं, इन लोगों को में खुशी की लहर तो है कि जो इनकम टैक्स 5 लाख तक नील रखा है, उसके बाद में 5 से 7.5 तक 10% है। अब इसमें जब तक पूरा निर्देश नहीं आ जाएगी, जो अपने को LIC किस्त है, बच्चों की फीस है, जहाँ छूट दे टैक्स में पहले जो प्रावधान था, अगर वो प्रावधान रखा गया यथावत, तो निश्चित है कि कर्मचारियों में मीडियम वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनमें बहुत खुशी की लहर। BSNL कर्मचारियों के लिए बजट में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। कुछ जो नई स्कीम आने वाली थी कि BSNL को 4G स्पेक्ट्रम का आवंटन करेंगे इस बजट में, ऐसा बजट में कुछ भी नहीं है हमारे लिए। आर्थिक मंदी के दौर में भी BSNL के लिए भारत सरकार ने कुछ भी नए उपकरण या किसी अन्य चीज़ों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की है। साथ में साथ हमें तो ऐसा लग रहा है कि BSNL को बंद करने का पूरा सरकार का प्लान है। बजट में चाहे केंद्र सरकार ने आदिवासियों के लिए योजनाओं का पिटारा खोल दिया हो, लेकिन इस बात से समाज के पदाधिकारी खुश दिखाई नहीं दे रहे। उसके पीछे बड़ी वजह इसका धरातल पर कारगर साबित न होना बताया जा रहा है। अनुसूचित जनजाति के लिए प्रति वर्ष कोई भी सरकार कहें, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, ये बजट तो लेके आती है, लेकिन धरातल पे इस बजट का उपयोग कितना होता है वो अच्छी तरह से जानती है, क्योंकि जब भी अनुसूचित जनजाति के विकास के नाम पे जो बजट आता है उन्हें अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है। कहीं शहरी विकास में लगा दिया जाता है, रोड बनाने पे लगा दिया, गौरव पथ के नाम पे हमारे बालाहाट में भी उस फंड का यूज़ हुआ है, और ऐसे न जाने कितने सारे जो विभागों में हैं इस पैसों का बंटवारा कर दिया जाता है, जिसे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में जो विकास के लिए पैसा लगना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें जब हमारे धरातल पे अनुसूचित जनजाति के सबसे निचली पंक्ति के व्यक्ति को इस पैसे का लाभ मिलेगा, तब मानेंगे कि हमें इतना बड़ा बजट हमारे लिए दिया गया है। तो अभी तक मिल पाया है कि नहीं मिल पाया? आज तक तो नहीं मिल पाया है, क्योंकि देखिए जो भी बजट का जो लाभ एक अनुसूचित जनजाति के निचले पंक्ति के व्यक्ति को मिलना चाहिए, उसका विकास को देखते हुए ही इस बजट को हम समझेंगे। किसान संघ के सदस्य इस बजट से नाखुश दिखाई दे रहे हैं।
उनके अनुसार प्लेन और ट्रेन से किसानों के उत्पाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की बात का भी वे स्वागत करते हैं, लेकिन जिले में धान की फसल का उत्पादन होता है, उसके समर्थन मूल्य वृद्धि पर कोई घोषणा नहीं की गई। किसानों के लिए मिला जुला बजट रहा है। यहाँ जो अभी बताया गया कि प्लेन के द्वारा किसानों का उत्पाद बेचा जाएगा जहाँ शॉर्टेज रहेगा वहाँ पर, और दूसरा ट्रेन के द्वारा दूध, मांस और जो भी किसान का उत्पाद है उसको बेचा जाएगा, वो बहुत अच्छी बात है। मगर केंद्र सरकार ने जैसे गेहूं और धान का रेट भी बढ़ाने के लिए इसमें रखना था, किसानों का उत्पाद बढ़ाने के बारे में मोदी जी को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, हमारे वित्त मंत्री को ध्यान देना चाहिए। किसानों का उत्पाद का जब रेट नहीं बढ़ेगा, जब तक किसान की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं हो पाएगी। तो आप मानते हैं कि किसानों की अर्थव्यवस्था खराब है? अभी पूरे देश में, पूरी दुनिया में किसानों की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर है। किसान सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को किसानों की आय बढ़ाने के लिए, उसके उत्पाद को रेट बढ़ाने के लिए इस ओर सोचना चाहिए बजट में। 1 फरवरी को आए इस बजट और समाज के प्रबुद्ध जनों की आई प्रतिक्रिया के बाद यही कहा जा सकता है कि सरकार ने किसानों से लेकर कर्मचारियों तक का ध्यान रखा, बावजूद इसके कि सभी वर्ग पूरी तरह से खुश दिखाई नहीं दे रहे। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत नगर पालिका एवं क्षत्रिय कलार मराठा समाज के संयुक्त तत्वाधान में नगर के कमला नेहरू सभा हाल में सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 71 जोड़े रस्मो रिवाज से वैवाहिक बंधन में बंधे। इसके पूर्व बाजे गाजे के साथ बारात निकाली गई, जो नगर का भ्रमण करते हुए कमला नेहरू सभा हाल पहुंची, जहां विधि विधान से वैवाहिक कार्य संपन्न कराया गया। इस संदर्भ में क्षत्रिय मराठा कलार समाज के अध्यक्ष राकेश सेवाईवार का क्या कहना है, आइए जानते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत हमने आज 71 जोड़ों का विवाह किया है कार्यक्रम, जिसमें क्षत्रिय मराठा कलार समाज और नगर पालिका परिषद बालाघाट के तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया गया है। और यहाँ कार्यक्रम में लोगों ने बहुत अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल किया। और जैसे कि देखने में ये आता है कि हमेशा गरीब और लाचार लोग जो अपने घर में शादी नहीं कर सकते, तो इसी के माध्यम से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत जिनने भी यहाँ शादी किए उनका भी हम बहुत वो भी बधाई के पात्र हैं। और हमेशा वो समाज को और प्रशासन को अपना सहयोग करे और ऐसे ही शादी समाज की और इसमें करते जाए। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा, बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर आलेझरी पंचायत में राधा कृष्ण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 1 फरवरी से 10 फरवरी तक राम कथा का आयोजन किया जाएगा। इससे पूर्व 1 फरवरी को पंचायत में लोगों के द्वारा डीजे की धुन पर गांव में कलश यात्रा निकाली गई।
राम दरबार एवं राधा कृष्ण जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है और 1 तारीख से 10 तारीख तक राम कथा का आयोजन है श्री विश्वकर्मा जी के द्वारा, जिन्हें 8 कांड रामायण मुखाग्र याद है, ऐसे सज्जन के द्वारा, विश्वकर्मा जी के द्वारा राम कथा का आयोजन होने जा रहा है 1 तारीख से 10 तारीख तक, और समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, सभी के सहयोग से, और ऐसे ही सबका मन सत्कर्म में लगा रहे, इसी कामनाओं के साथ। जिले के रूपजर थाना के अंतर्गत गुदमा निवासी पतिराम उई के उम्र 55 वर्ष की जहरीली वस्तु का सेवन करने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 1 फरवरी की दोपहर को पतिराम ने जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया था, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। गोंदिया बालाघाट जबलपुर ब्रॉडगेज परियोजना के अंतर्गत समनापुर लामता ब्रॉडगेज निर्माण के दौरान 1 सप्ताह पहले 700 पटरियों की चोरी होने की गुत्थी को आरपीएफ ने सुलझाने में बड़ी सफलता प्राप्त की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी ट्रांसपोर्टरों के द्वारा बीते 5 महीनों से लगातार 2 ट्रक में चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। इस पर आरपीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर की 2 बड़ी इस्पात कंपनियां इंडिया इस्पात और हिंदुस्तान क्वाइल की सुपरवाइजर सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 उड़ीसा और 1 मध्य प्रदेश का निवासी है। रेलवे पुलिस के द्वारा दोनों ही इस्पात कंपनियों के प्रबंध निर्देशकों को नोटिस जारी करते हुए 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। यही नहीं, उचित जवाब न मिलने पर गिरफ्तारी की चेतावनी भी दी। जानकारी के अनुसार रायपुर की इन इस्पात कंपनियों में लोहे की पटरियों को गलाकर सिलियों में तब्दील कर दिया गया था। 18 ट्रक सिलियां रायपुर के रास्ते बालाघाट होते हुए नैनपुर पहुंचाई गई है। आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। अनुमान ही लगाया जा रहा है कि और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। इस बड़ी कार्रवाई में रेलवे की ओर से रेल मंडल सुरक्षा के आयुक्त आशुतोष पांडे के निर्देशन में टीम बनाई गई थी, जिसमें एचआर यादव निरीक्षक, क्राइम ब्रांच के निरीक्षक एससी दत्ता, एसआई एनके सिंह सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। देखना अब यह है कि रेलवे पटरी की जांच की आंच कहां तक पहुंचती है, जिससे इस पूरे मामले का खुलासा सबके सामने आ जाएगा। लालबरा नगर मुख्यालय में संचालित इंदिरा विद्या मंदिर पूर्व माध्यमिक शाला में 1 फरवरी को वार्षिक उत्सव समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर स्कूली बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक गीत, नृत्य, नाटक सहित अन्य रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई, जिसे उपस्थित अतिथियों, अभिभावकों व ग्रामीणों के द्वारा सराहा गया। केस शिल्पी सेन नाई समाज की कार्यकारिणी के गठन को लेकर शनिवार को नगर के कर्मचारी भवन में निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। इस निर्वाचन प्रक्रिया में समाज के वीरेंद्र श्रीवास अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित हुए। आपको बताएं कि निर्वाचन प्रक्रिया के दावेदारों के तौर पर 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें भास्कर भारद्वाज को 113 मत मिले, वहीं 116 मतों से वीरेंद्र श्रीवास विजयी रहे। यहाँ पर जो सामाजिक प्रक्रिया थी, ये सामाजिक प्रक्रिया सभी विधि विधानों के साथ में यहाँ चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव किया गया था, जिसमें मैं 3 वोटों से विजय हुआ हूँ। हमारे साथी जो हैं भास्कर भारद्वाज जी, जो पूर्व जिला अध्यक्ष होते हैं, उनसे मैं 3 वोट से विजय हुआ। और कौन खड़ा हुआ था? यहाँ पर 3 लोग प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें अशोक श्रीवास जी थे, भास्कर भारद्वाज जी थे और तीसरा प्रत्याशी मैं था, वीरेंद्र श्रीवास। अच्छा, कितने वोट से आगे रहे आप? जी, मैं 3 वोटों से जीता हूँ। कितना मिला है टोटल? टोटल मुझे 116 वोट मिले हैं। नगर के शासकीय नवीन कन्या बोर्ड स्कूल में शालेय वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं के द्वारा मंच के माध्यम से मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने काफी ताली बटोरी। इस अवसर पर तमाम छात्राएं एवं स्कूल स्टाफ मौजूद रहा।
जिले के परसवाड़ा विधानसभा चांगोटोला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत चमरबाई सामुदायिक भवन में मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह संपन्न हुआ, जिसमें SC, ST, OBC के 170 जोड़ों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी धर्म और जाति के लोगों के रीति रिवाज के अनुसार विवाह संपन्न कराया गया। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले 31 जनवरी और 1 फरवरी को बैंक बंद रहे और कर्मचारी हड़ताल करते रहे। हड़ताल कर रहे अधिकारियों के अनुसार 2 दिन के भीतर बालाघाट जिले में 600 करोड़ रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैंक के अधिकारी कर्मचारी शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे हैं, इसलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। सर अभी तो जो है हम लोगों ने जो है 31 तारीख को कल एक हड़ताल की थी और आज उसका दूसरा दिन है। IBA द्वारा जो है हड़ताल के एक दिन पूर्व जो है 2 बार मीटिंग बुला करके आनन फानन में जो है हमारा जो है वेतन समझौता जो है लागू करने के लिए हमें आधा % की बढ़ोतरी करके जो है यह प्रस्ताव दिया गया था कि 12.25% में हम आप लोगों का वेतन समझौता करें, जो कि हमारे हमारे जो यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन है उसके द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कुम्हारी पंचायत में शनिवार को एक किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसान संगोष्ठी में भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली से मुनेश शर्मा और कृषि उपसंचालक CR गौर सहित अधीनस्थ स्टाफ किसानों के बीच पहुंचे, जहां पर किसानों को कृषि विभाग के द्वारा प्रदाय किए गए मृदा कार्ड, उसके उपयोग तथा खेती में रासायनिक फर्टिलाइजर के बजाय जैविक खेती के फायदे को लेकर चर्चा की गई। श्रम कानून के तहत ऐसे नाबालिग बच्चे जो स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे स्कूल के समय में किसी भी कार्य में संलिप्त करना गैर कानूनी माना गया है। इसके बावजूद कि शहर में काफी नाबालिग बच्चे सड़क पर पाम्पलेट बांटते हुए नजर आ रहे, जिन्हें रुपयों का लालच देकर यहां काम करवाया जा रहा है। इस मामले में अतिरिक्त श्रम अधिकारी राजेंद्र मेश्राम ने कहा कि श्रम कानून के तहत नाबालिग बच्चों से स्कूल के समय में किसी भी प्रकार का कार्य नहीं लिया जा सकता। यदि ऐसा हो रहा है तो इस मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर आप जो ये पॉम्पलेट बांट रहे हो, किसने बोला है? अच्छा, पढ़ाई करते हो कि नहीं करते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तो बेटा ये काम क्यों कर रहे हो आप? बाल एवं कुमार श्रम अधिनियम 1986 जो प्रभावशील है हमारे यहाँ पर, और इसके अंतर्गत हम 18 साल तक के बच्चे से काम नहीं करा सकते हैं, जिसमें हमने देखा है कि 14 साल तक के बच्चे तो किसी भी नियोजन में प्रतिबंधित है, लेकिन 14 के बाद जो 18 तक की उम्र के जो कुमार कहलाते हैं, ये कुछ जो संवेदनशील हाई रिस्क जो संस्थान होते हैं, जैसे कि मतलब खतरनाक जो स्थापनाएं होती वहाँ पर इनसे काम नहीं कराया जा सकता है। ये जो पेपर वगैरह जो बंटवा रहे हैं और बच्चा पढ़ रहा है अभी, तो इससे अगर ये बच्चा 14 साल से ऊपर का है तो इससे अब स्कूल टाइम में कोई काम आप नहीं करा सकते हैं। उसको सबसे प्रायोरिटी है कि उसको स्कूल जाना चाहिए, अगर करा रहे हैं तो ये गलत है। लालबरा तहसील कार्यालय में 1 फरवरी को अधिवक्ताओं ने एकजुट होकर तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया के द्वारा तहसील कार्यालय में बैठकर कामकाज संपादित नहीं करने के दिए निर्देश पर नाराजगी जताई एवं शासन प्रशासन से अधिवक्ताओं के लिए बैठक व्यवस्था किए जाने की मांग की। चर्चा में अधिवक्ताओं ने बताया कि जब से तहसील कार्यालय बना हुआ है तब से अधिवक्तागण तहसील कार्यालय में बैठकर अपने कार्य संपादित करते आ रहे हैं, लेकिन पीठासीन अधिकारी नवागत तहसीलदार के द्वारा निर्देशित किया गया है कि तहसील कार्यालय में बैठकर अधिवक्ता कार्य संपादित न करे, जबकि पूर्व में जिले के कलेक्टर गुलशन बामरा सहित अन्य कलेक्टरों के द्वारा निरीक्षण के दौरान कहा गया था कि अधिवक्ता तहसील कार्यालय में बैठकर कामकाज कर सकते हैं। तब से कार्यालय में ही बैठकर वे कार्य करते आ रहे हैं। हमारे अधिवक्ताओं को बैठने की जो व्यवस्था पूर्व में जिला कलेक्टर श्री गुलशन बामरा के मौखिक निर्देशानुसार तहसील परिसर में प्रदान की गई थी, उसी तरह सभी अधिवक्तागण जो है तहसील परिसर में
बैठ करके अपना अधिवक्ता का कार्य संपादित कर रहे हैं। अभी नवागत तहसीलदार महोदय के द्वारा अधिवक्ताओं के निर्देश दिए गए हैं कि वे तहसील परिसर से बाहर अन्यत्र बैठक व्यवस्था करें। अधिवक्ताओं ने बताया कि तहसील परिसर में बैठकर कार्य संपादित करने हेतु उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी स्थिति में जब तक बैठने की व्यवस्था न हो जाए तब तक उन्हें तहसील कार्यालय में ही कार्य संपादित करने दिया जाए। समस्त अधिवक्ताओं ने शासन प्रशासन से तहसील कार्यालय की व्यवस्था सुधारने एवं अधिवक्ता संघ के लिए शीघ्र कक्ष का निर्माण किए जाने की मांग की, ताकि वे अपने कार्य को बगैर किसी व्यवधान से संपादित कर सकें। पूर्व से तहसील परिसर में बैठते थे और इसके पूर्व हमारे कलेक्टर महोदय गुलशन बावरा जी ने भी और अन्य कलेक्टर महोदय जो आए यहाँ निरीक्षण के लिए, उस समय बोला था कि आप यहाँ अधिवक्ता संघ बैठिए, और बैठते थे। आज दिनांक को जो है वर्तमान पीठासीन अधिकारी जो तहसीलदार महोदय हैं, उन्होंने बोला कि भाई यहाँ ना बैठे, और अभी हमारे बाहर परिसर में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि जहाँ हम बैठे। तो हमारा निवेदन है कि भाई जब तक हमारी व्यवस्था ना हो, व्यवस्था बाहर ना हो जाए, तब तक हम वहाँ ही बैठे। इस संबंध में चर्चा के दौरान तहसीलदार आकांक्षा चौरसिया ने बताया कि तहसील कार्यालय में अधिवक्ता कामकाज संपादित नहीं कर सकते हैं। नियम के अनुसार उन्हें नोटिस जारी किया गया है। अधिवक्ताओं को तत्काल कामकाज बंद करने के लिए नहीं कहा गया है। वाराणसी नगर पालिका परिषद के प्रशासक संदीप सिंह ने नगर के वार्ड नंबर 9 का नगर पालिका अमले के साथ निरीक्षण किया। वार्ड नंबर 9 में स्थित बोड़ी तालाब, मटन मार्केट, मछली मार्केट सहित अयोध्या बस्ती का निरीक्षण किया। लोगों से उन्होंने चर्चा की, उनकी समस्याएं जानी और गंदगी न फैलाने के लेकर अपील भी की। वहीं नगर पालिका अमले को निर्देशित किया कि उक्त स्थानों की साफ सफाई कर गंदगी खत्म करे, जिससे कि वार्ड वासियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। मटन मार्केट में विशेषकर मटन मार्केट और मुर्गा मुर्गी दुकानों का निरीक्षण किए और उनको सख्त हिदायत दी गई कि आप स्वच्छता बनाए रखें, अन्यथा आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। और एडीएम साहब ने भी निर्देशित किया कि संबंधित को नोटिस जारी करें और नोटिस जारी कर इन पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। कार्रवाई कर रहे हैं और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए उसको अपन स्वच्छ रखने का प्रयास करेंगे। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर रोजगार देने की योजना युवा स्वाभिमान में परिवर्तन किया जा रहा है। अब तक 100 दिन का प्रशिक्षण देने वाली योजना को 1 वर्ष मतलब 365 दिन का प्रशिक्षण देने वाली योजना बनाया जा रहा है। यही नहीं, योजना के स्टाइफंड में बढ़ोतरी करते हुए 4,000 रुपए प्रति माह के स्थान पर 5,000 रुपए प्रति माह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना अभी प्रेजेंटली चल रही है। इसमें जिन हितग्राहियों का स्टाइपेंड नहीं आया था, उनकी अकाउंट की जो परेशानी, जिनका आधार लिंक नहीं था, उनको पुनः उनका आधार लिंक कराया गया और उनको स्टाइपेंड जो भी आते जा रहे हैं उनकी 70% अटेंडेंस के माध्यम से, तो वो उनको एक खाते में उनको डायरेक्ट डीबीटी नगर पालिका के माध्यम से किया जा रहा है। और जो उसको रीबिल्ड की बात की आपने, इसमें जो पुनः आने की, तो समाचार पत्र के माध्यम से ज्ञात है और ऐसा पता चल रहा है कि राज्य शासन इसको पुनः मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना को लाने की फिराक में है। और जैसे ही कोई सर्कुलर या कोई आदेश राज्य शासन से प्राप्त होता है तो वो जल्द से जल्द युवा स्वाभिमान योजना के माध्यम से। आपको बता दें कि प्रदेश शासन के द्वारा युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत अब तक जिले में सिलाई, कढ़ाई और बुनाई का प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मुख्य रूप से स्टाइपेंड मिलने से देरी की समस्याएं लगातार बनी रही, जिसकी मुख्य वजह आधार कार्ड व बैंक पासबुक अपडेट नहीं होना बताया जा रहा है। शहर के वार्ड नंबर 24 इंदिरा नगर पहुंच मार्ग और सड़क पर लाइट नहीं होने की वजह से बीते कई वर्षों से स्थानीय जनों को बेहद ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिन पहले ही अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों के द्वारा एक महिला के गले से मंगलसूत्र छीन लिया गया। वार्ड नंबर 24 की समस्याओं पर जब पद्मेश न्यूज की टीम जब स्थानीय जनों से रूबरू हुई तो उन्होंने अपनी समस्या हमें कुछ इस तरह से बताई।
ढंग से सब गिर रहे हैं, कई गाड़ी वाले गिर रहे हैं, खम्भों में लाइट नहीं है। वहाँ रोड की नहीं सुविधा नहीं है, लाइट की सुविधा नहीं है। कब से इस प्रकार के हालात बने हुए? कब से क्या, तो साल भर 2 साल हो गए ना। इतनी परेशानी है कि वहाँ पे जाने आने वालों को बहुत परेशानी होती है। रात में पूरा अंधेला रहता है उधर। रोड देखोगे तो पूरी कीचड़, गड्ढे गड्ढे, गिरो पड़ो तो चलेगा। स्थानीय जन बताते हैं कि मोती तालाब से लेकर वार्ड नंबर 24 पहुंच मार्ग पर स्थित विद्युत लाइट नहीं होने की वजह से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, जिस कारण पूरे समय गंभीर घटना होने का डर बना रहता है। यहाँ मोती तालाब के स्ट्रीट लाइट पूरी गोल है, कोई स्ट्रीट उजाला नहीं रहता। असामाजिक तत्व यहाँ घूमते रहते हैं। इधर इसकी इस तरफ दारू पीने के वाले लोग बैठे रहते हैं और रोड बिल्कुल ख़राब है, कीचड़ बरसात में चलने फिरने लायक नहीं रहती। और ये असामाजिक तत्वों का यहाँ पर बहुत जमावड़ा रहता है इधर इंधले रहने के कारण। यहाँ पे रोड अच्छी नहीं है, लाइटें नहीं है, लाइटें की सुविधा नहीं है और आने जाने वाले को बहुत तकलीफ होती है रोड के कारण। और रात के समय में भी बहुत डर लगता है। बाजू में दारू भट्टी है, अकेली लड़कियाँ लोग और लेडीज से लोग यहाँ से आना जाना नहीं कर सकती। महिलाओं की यही मांग है कि सबसे पहले शासन मोती तालाब से लेकर वार्ड नंबर 24 तक पहुंच मार्ग की सड़क बनाए और लाइट की व्यवस्था के साथ साथ पुलिस की गश्त भी शुरू करवाई जाए। परेशानी तो महिलाओं को होती है ना, जाते आते पक्की रोड नहीं है, वहाँ पे पक्की रोड रहने से थोड़ा सा अच्छा लगता है। बारिश पानी आता है, कीचड़ में गिरते हैं लोग। फिर लाइट नहीं है, लाइट और रोड की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। किस प्रकार की समस्याएं होती हैं इन चीज़ों के नहीं होने से? समस्या क्या है, बच्चे लोग, पढ़ने वाली लड़की बच्ची वहाँ से गुजर नहीं सकते। अब रोड रहे, अच्छा रहे, लाइट रहे तो थोड़ा सा डर भी नहीं रहता ना। और रोड के यानी कोई आने जाने वाले जैसे बच्चे आते हैं स्कूल से, तो उनके लिए कोई प्रशासन वाले, गाड़ी उड़ी वाले चलते फिरते रहना चाहिए, पुलिस वाले। और लाइटों में लाइट लगा दे 1-2 खंबे में तो परेशानी हम हल नहीं होगी क्या फिर? अभी कुछ दिन पहले यहाँ चोरी की घटना हुई थी। जी हाँ, अभी परसों के दिन हुई थी। तो वो उसके गले से यानी मंगलसूत्र चोर लिए। कितने समय घटना थी? 9:45 बजे। स्थानीय युवा बताते हैं कि वार्ड नंबर 24 में बहुत से बड़े शिक्षण संस्थान भी है। इस कारण प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं इन सड़कों से आवागमन करना पड़ता है। इस कारण प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राओं को इन सड़कों से आवागमन करना पड़ता है, बावजूद इसके कि प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस वार्ड में मुख्य समस्या रोड की है, जो यहाँ से मोती तालाब से सहस्त्र बाबू चौक से जुड़ी हुई है। और यहाँ पे अट्टेज होते हुए विवेकानंद आए स्कूल में, और विवेकानंद ITI भी है इधर, विवेक ज्योति स्कूल है लता एलकर का, और उसके पीछे इंग्लिश स्कूल भी है। सभी बच्चे पढ़ने लिखने वाले यहाँ से जाते रहते। ऐसा नहीं है कि नगर पालिका के द्वारा बीते दिनों में इस सड़क पर लाइट की व्यवस्था नहीं की गई हो। स्वयं स्थानीय निवासी बताते हैं कि असामाजिक तत्वों के द्वारा इन लाइटों को तोड़ दिया जाता है, जिससे इस सड़क पर आवागमन करना बेहद ही मुश्किल काम हो गया है। और लाइट लगाते भी हैं तो फोड़ फाड़ देते हैं जो बदमाश लोग, इसलिए यानी वो उसको सही लाइटिंग होना चाहिए। रोड का थोड़ा सा मतलब आवागमन तो ज़्यादा ही है इसमें। पुलिस चौकी भी आपके यहाँ पर? पुलिस चौकी भी हो गई उस दिन, तो फिर भी वारदातें कम नहीं हो रही है। आए दिन ऐसी घटना घटती है। देखो ये करीब ये घटना हमको मान के चलो कि बहुत दिनों बाद समझ में आई। वर्षों से इस वार्ड में निवास कर रहे लोग बताते हैं कि सड़क बेहद ही जर्जर स्थिति में है। थोड़ी सी बारिश होने पर कच्ची सड़क पूरी तरह से कीचड़ में तब्दील हो जाती है। इस कारण आवागमन करना भी बहुत कठिन हो जाता है। बरसात में क्या समस्या रहती है आप लोग को यहाँ पे सड़क? बारिश में सबको यहाँ पानी भर जाता है पूरा। इतना पानी भर गया था अगले साल जाम में, वहाँ तक तो मकान में पानी घुस गया था। मेरे मकान की पैर की पानी निकल गया था। रोड देखिए, कीचड़ देखिए, कितनी गंदगी है। क्या नाम आपका? नानाजी नागपुर। इस पूरे विषय पर जब नगर पालिका के CMO दिनेश वाघमारे बताते हैं कि वार्ड नंबर 24 में जल्द से जल्द लाइट की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। रही बात मोती तालाब चौक से वार्ड नंबर 24 पहुंच मार्ग की, तो उस सड़क का टेंडर करवा दिया गया है। जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। पानी की समस्या तो ठीक है, नगर पालिका की है, और मेरे ख्याल से जहाँ तक है हमारी तो सभी मोटर दुरुस्त हो गई है और पानी हम लोग पर्याप्त दे रहे। अगर फिर भी अगर ये बात आ रही है कि वहाँ पानी जा तो रहा होगा, लेकिन टाइमिंग का थोड़ा बहुत अंतर होगा कि ज़्यादा दिन नहीं दे पा रहा, मैं उसको देख के
हम क्लियर करा। सर स्ट्रीट लाइटें पर जलती नहीं है, अधिकांश उनका कहना है प्रवासियों का, लाइट रात में बड़ी प्रॉब्लम होती है आने जाने में। कुछ दिनों में कुछ घटना भी घटी है लूट की घटना। देखिए लाइट का अगर फॉल्ट होगा तो खैर एमपी भी करेगी, बाकी फिक्चर्स अगर नहीं लगे होंगे तो फिक्चर्स तो मैं भी जाता हूँ, फिक्चर्स लगे हैं। अगर फॉल्ट होने की वजह से लाइन में कुछ प्रॉब्लम आएगी तो एमपी भी करेगी। बाकी वहाँ अगर पोलों में अगर लैंप नहीं है तो वो जरूर मेरी जवाबदारी है। लैंप पहले चलते नहीं है फॉल्ट की वजह से होंगे, मैं फिर भी उसको चेक करा के दिखवा। सड़क की समस्या। आपको बताएं कि इस सड़क का भूमि पूजन और टेंडर प्रक्रिया 2 बार पूर्व में हो चुका है, बावजूद इसके कि सड़क निर्माण कार्य नहीं किया गया। वर्तमान समय में नगर पालिका में चल रहे निर्माण कार्य की स्थिति को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि आगामी दिनों में इस सड़क का निर्माण कार्य हो पाएगा या फिर नहीं। देखना अब यह है कि सड़क, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं से वार्ड नंबर 24 के निवासियों को कब तक महरूम रहना पड़ता है। बालाघाट से पद्मेश न्यूज के लिए कमल कोडले के साथ मानक चंद नागेश्वर की रिपोर्ट। चीन से भारत तक पहुंच चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए बालाघाट जिला अस्पताल में भी आइसोलेशन वार्ड और अन्य तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्र बताते हैं कि आइसोलेशन वार्ड बना दिया गया है, साथ ही पूरे जिले में प्राथमिक इलाज के लिए दवाओं का वितरण कर दिया गया है। किसी भी मरीज में वायरस के प्राथमिक लक्षण होने पर उसका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। हम लोगों ने एक आइसोलेशन वार्ड बना के रखे यहाँ पे, और जैसे ही हमें कुछ ऐसी परेशानी आती है, जैसे मरीज को सर्दी जुकाम बुखार खांसी ऐसी रहती है काफ़ी दिनों तक, जिसके नाक बह रही हो और हाथ पांव में दर्द हो रहा है, गले में खराश है, खांसी आ रही है, जो ठीक नहीं हो रहा, उसको हम लोग संदिग्ध मान करके इसका इलाज करते हैं सर। और उसको हम आइसोलेट कर दीजिए, ऐसा लगता है ज़्यादा परेशानी हो रही है तो उसको हम अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं, आइसोलेशन वार्ड में, और भर्ती करके उनको मैं आइसोलेट करके एंटीवायरल ट्रीटमेंट शुरू कर देता हूं। आपको बता दें कि बीते दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन सहित एक अन्य जिलों में कोरोना वायरस होने की संभावना व्यक्त की गई थी। इस बात को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग किसी भी तरह की लापरवाही करने के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। चलते चलते एक नजर आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। रेलवे पटरी चोरी के आरोपियों ने किया बड़ा खुलासा। रायपुर की 2 कंपनियों के सुपरवाइजर सहित 11 आरोपी गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगाड़िया का हुआ भव्य स्वागत। जनसंख्या बिल लागू करने की कही बात। केंद्रीय आम बजट पर जिले वासियों की मिलीजुली प्रतिक्रिया। भाजपा ने सराहा तो कांग्रेस ने लगाया आरोप। वार्ड नंबर 24 के वार्ड वासियों ने सड़क और बिजली की मांग की। अंधेरी सड़कों पर हो रही लूट की वारदात। 1 वर्ष की होगी युवा स्वाभिमान योजना। प्रदेश सरकार ने बदला योजना का प्रारूप। और क्षत्रिय मराठा कलाल समाज का आयोजन, 71 जोड़े वैवाहिक बंधन में बंधे। तो पद्मेश 24/7 में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।